बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह हमने आपको बताया था पहले प्रोग्राम्स में अपने कि अमेरिका ईरान जंग के अंदर एक नया मोड़, एक बड़ा बाब, एक नया चैप्टर उस वक्त शुरू हो सकता है जब ईरान अपनी प्रॉक्सी हुथीज़ को यमन में एक्टिव कर दें। और यमन से जो रेड सी का रास्ता है, अगर वो बंद कर दिया जाए तो सऊदी अरब की तमाम तेल की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएंगी, जिसके बाद हालात कशीदा होंगे। क्योंकि इस वक्त तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से तो 2-4 मुल्क मुतासर होते, लेकिन सऊदी अरब के पास दूसरा रूट मौजूद था। अब सऊदी अरब का अगर दूसरा रूट भी बंद हो गया तो आपको अंदाज़ा है कि अगर सऊदी अरब और यमन के अंदर जंग शिद्दत इख्तियार कर गई, जिस सीज़ फायर को तकरीबन 4 साल गुजर चुके थे, 2022 में हुआ था ये सीज़ फायर, 2014 में ये मामला ख़राब हुए थे यमन और सऊदी अरब के दरमियान, हुथीज़ की प्रॉक्सीज़ को एक्टिवेट किया गया था। अब देखा ये जा रहा है कि ईरान की तरफ से ये कंफर्मेशन दी गई है कि 10 दिन के सीज़ फायर का ऑन द कार्ड्स ऑप्शन मौजूद है, लेकिन अब तक उसको ऑप्ट नहीं किया जा रहा। अमेरिका ऐलान कर चुका है कि उसके फौजी भी जाँ भाग हो चुके हैं। तकरीबन बताया गया है कि 17 फौजी कत्ल हो चुके जंग की वजह से, 427 जख्मी हैं, जबकि ईरान में 1700 लोग अल्लाह को प्यारे हुए हैं इस जंग के अंदर और कई हज़ार जख्मी हैं। लेट्स सी ये जंग किस तरफ जाती है। ईरान के भी ताबड़तोड़ हमले इस वक्त जारी हैं। हॉर्मुज़ में बताया जा रहा है कि 2 बहरी जहाज़ ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उनके अमले को रेस्क्यू किया गया। साथ साथ मिसाइल हमले बहरीन, उर्दन, कुवैत, तीनों मुल्कों पे ईरान कर रहा है इस वक्त। बताया यही गया है माहिरीन की जानिब से कि यूएई पे हमले इसलिए नहीं हो रहे हैं कि यूएई अब डॉलर दे रहा है ईरान को कि हमारे पे हल्का हाथ रखिएगा, लेकिन अगर सऊदी अरब और यमन की सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती है तो यकीनन इस जंग के अंदर इजराइल का एक बहुत बड़ा ख्वाब, एक बहुत बड़ा टारगेट पूरा हो जाएगा कि मुसलमानों से लड़ना शुरू हो जाएं और आपस में लड़ के एक दूसरे को ख़त्म कर दें और हमें लड़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि इजराइल को यह मालूम है कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने जाना है, जेपी वेंस ने आना है इम्पीचमेंट मिड टर्म इलेक्शंस में, इसीलिए उनके जाने से पहले अपने ख्वाब पूरे करवाना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं वक्त क्या करता है, लेकिन एक बात तो मुझे यकीन है कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, और अल्लाह ताला मुसलमानों को यकीनन इत्तेहाद उनमें पैदा करेगा ताकि हम गज़ा के लिए आवाज़ उठा सकें और इजराइल का खात्मा कर सकेंगे। लग यही रहा है कि इजराइल का जो जंगी जुनून है उसके खात्मे तक उस पर जारी रहेगा। आगे हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका ने कनाडा से भी एक महाज खोल दिया है, 30% टैरिफ लगा दिया है। वही डोनाल्ड ट्रंप के ख्वाब, कनाडा भी मेरा एक सूबा बने, ग्रीनलैंड भी मेरा एक सूबा बने, इजराइल का ख्वाब फ़लस्तीन इजराइल बन जाए, लबनान इजराइल बन जाए, अफ्रीका के मुल्क इजराइल बन जाएँ। लग यही रहा है कि ये जो कब्ज़ा ग्रुप दुनिया के ताकतवर तरीन लोग हैं अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेंगे। इसके ऊपर प्रोग्राम में आज तफसीलन बात भी होगी। साथ साथ मैं बात करूंगा इसके प्रोग्राम में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शंस की और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इंटरव्यू में बयान काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी इंतखाबात वैसे ही होंगे जैसे पूरे पाकिस्तान में होते हैं, और इसको ब्रेकिंग न्यूज़ ना बनाया जाए। ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है ये, लेकिन ये सैड न्यूज़ ज़रूर है, क्योंकि हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि मुल्क में जमहूरियत आगे बढ़े, मैच्योर हो, जमहूरी अमल में शफाफियत आए, ट्रांसपेरेंसी आए, बेहतरी आए, रिफॉर्म्स हो। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो इमरान खान ने बड़ी बात की, लेकिन उनके बाद से किसी ने बात की नहीं है। अब दुआ यही है पाकिस्तानियों की कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों, जिसको वोट डाला जाए उसी का वोट निकले। लोग ही कहते हैं कि पहले वोट डालने वालों से दोस्ती की जाती थी, अब वोट गिनने वालों से दोस्ती की जाती है। जिसकी दोस्ती गिनने वालों से अच्छी होगी वही इलेक्शन जीतेगा, अल्लाह ताला रहम करे। इसके बड़ी प्रोग्राम में बात करूंगा मैं। साथ साथ मैं अपने प्रोग्राम्स में आपको बार बार एक इदारे के बारे में बताता हूं जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी। जब IMF ने 208 सरकारी इदारों की लिस्ट बना के दी थी हुकूमत को, खुदारा इनके ऊपर कुछ रुजू कीजिए, इनको बंद कीजिए, तो सब खसारे में हैं। अब हैं तो हाईवेज पे आप देखते हैं टोल प्लाजा, टोल टैक्स कितने, वो कहते हैं हम कोई 110-20 अरब रुपए जमा कर लेते हैं टोल टैक्स से, 110-20 अरब रुपए, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं और खसारा कोई 200-300 अरब का हर साल। ऐसे में आज जब मैंने ये वीडियो देखी डॉक्टर दिनेश कुमार, सेनेटर डॉक्टर दिनेश कुमार की, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी सुनवाऊँ, फिर इसके ऊपर प्रोग्राम में आगे चल के बात भी करेंगे। प्रोड्यूसर साहब ज़रा सुनवाइए।
देखिए जी, आज मीटिंग में हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बुलाया हुआ था, तो यहाँ हमारे एक मेंबर ने उन्हें प्रूफ दिए कि जो बलूचिस्तान में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिसरान हैं जो वहाँ तयनी आते हैं वो बलूचिस्तान में ड्यूटी पर नहीं जाते बल्कि यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो बलूचिस्तान के नाम पर, हार्ड एरिया के नाम पर 25% इजाफी तनख्वाह भी वसूल कर रहे हैं। यकीनन बड़ी बात की डॉक्टर दनेश ने कि हमारी फ़ौज के जवान तो जाते हैं बलूचिस्तान में, शहादतें भी नोश फरमाते हैं और पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बलूचिस्तान के ऑफिसर इस्लामाबाद से काम करते हैं, जिनकी पोस्टिंग खुशदार है वो कराची में बैठ के काम करते हैं। बलूचिस्तान की पोस्टिंग के ऊपर वो इजाफी पैसे तो अपनी तनख्वाह में लेते हैं लेकिन जाते नहीं हैं, बाय रोड भी नहीं जाते। बंदा सोचता है कि हाईवे अथॉरिटी के अफसरान हैं, शायद हाईवे चेक करने के बहाने हाईवे से चले जाएं, लेकिन ये तो बाय एयर जाते हैं। तो इससे मालूम पड़ता है कि क्यों है ये इदारा 200-300 अरब के खसारे में और क्यों इसके ऊपर बात नहीं की जाती। वही चीज़ कि 2015 से स्टील मिल बंद पड़ी है, हर साल 16 अरब उसकी तनख्वाहें जाती हैं और 1.5 करोड़ महीने का बिजली का बिल जाता है। फैक्ट्री बंद पड़ी है, सामान चोरी हो रहा है। यही मुल्क की मईशत का, पाकिस्तान का अंदरूनी हाल यही है। हमें सोचना होगा कि हम अपने पैरों पे कब कैसे खड़े होंगे और कौन खड़ा करेगा, कोई है या कोई भी नहीं। इस पर बात करूंगा अपने प्रोग्राम पे। वेलकम करना चाहूंगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स, PMLN से आपका ताल्लुक, उज़मा कारदार साहिबा। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपके कीमती वक्त के लिए। आप आती हैं हमारे शो में, हमारी इज्जत में इजाफा होता है, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक और नामवर तज्जियाकार, सोशल मीडिया पे हमेशा वायरल नज़र आते हैं आपको, इसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त के लिए भी। उज़मा साहिबा, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ और पहला टॉपिक मैं लूँगा आज़ाद जम्मू कश्मीर में 5 दिन बाद 27 जुलाई को होने वाले इंतखाबात। अब बिलावल साहब की स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि यहाँ भी वैसे ही इलेक्शंस होंगे जैसे पूरे पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तानियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है पर सैड न्यूज़ ज़रूर है। हम ये ख्वाहिश रखते थे इमरान खान के दौर से कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आएगी, बेहतरी आएगी सिस्टम में। जो हम 1947 से हर इलेक्शन के बाद धांधली का रोना रोते हैं, एक दिन आएगा कि वो बंद हो जाएगा। बट सैडली हम आज भी वहीं खड़े हैं जहाँ उस वक्त खड़े थे। हम आगे नहीं बढ़ते, हमारे यहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस बेहतर नहीं हो रहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, बात भी नहीं की जाती आजकल। तो आपकी नज़र में इज दिस सैड न्यूज़ और इज दिस जस्ट न्यूज़? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल साहब के मुंह से ऐसी बातें हैरानकुन इसलिए लगती हैं क्योंकि पिछले 15 साल से तो ये सिंध पे हुकूमत कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी तो कोई बेस नहीं है वहाँ पे, इनको हुकूमत कोई और दे देता है वहाँ। और अभी GB की जो इलेक्शन हुई है, किसने हुकूमत बनाई है वहाँ पे, तो इसका मतलब वो हुकूमत भी किसी ने इनको दी है। तो ये ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, जेब नहीं लगती हैं भाई। अगर आप कह रही हैं कि जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हों वो ऐसी बातें ना करें। नहीं, मकसद, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप भी तो जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आके बैठे हुए ना सिंध में, आप भी तो जमहूरी प्रोसेस के थ्रू आके GB में बैठे ना, इलेक्शन के थ्रू आए हैं ना, तो फिर अपने सिस्टम में थोड़ा एतमाद पैदा करें। ये ना किया करें कि अगर कहीं से आप हार जाए, ये तो PTI का वतीरा है। PTI तो पुरानी कहानी है कि जहां से वो हारते हैं वो धांधलीशुदा होता है और जहां से वो जीतते हैं वो फ्री एंड फेयर होता है। ऐसे नहीं होता जी, आप सारा मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे ना डालें, गलत बात है। आपको बारहा एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हम कोई भी जो जमहूरी हुकूमत आएगी उसके पीछे खड़े हैं, हम पॉलिटिकल हैं भाई, खुदा के लिए उनकी बात को आप मान जाएं। अब सियासतदान जो है वो खुद बार बार जाते हैं वहां पे और बार बार वो चाहते हैं कि जी हमें वहां से मदद मिले। ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो अवाम के ऊपर एतमाद करें, उसके मैंडेट को लेके चले। मुझे ये बताएं कि GB में अगर उनको हुकूमत बनी थी, हम तो ऑपोजिशन में बैठे हैं, हमने तो वाह वेला नहीं मचाया हुआ है। ठीक है, हमें 6 सीटें मिली, 2 इंडिपेंडेंट भी थे, लेकिन उनकी बेहतर थी कैंपेन, तो इसलिए वो जीत गए। तो ये इस तरह की बातें करके ये आप अपने आप को बेतौकीर कर रहे हैं।
आप अपने सियासत दानों को आप जो है वो और शहबाज शरीफ साहब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात क्यों नहीं करते उस्मा साहिबा? भाई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो बिल्कुल होनी चाहिए बात। आपके पीटीआई के दौर में जो आरटीएस से जो रिजल्ट आया था उसके बाद सब धांधली का शोर मचा रहे थे और आपके बानी साहब ने कहा था हाँ जी बिल्कुल हम पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ हम जाएंगे। उसकी एक मीटिंग नहीं करवाई उन्होंने। अब ये दोनों जब इकट्ठे बैठे हैं तो हमारे आपको पता है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स काम कर रहे हैं। तकरीबन कोई 37 हलके थे जहां से शिकायत आई थी और वो सारे जो ट्राइब्यूनल्स ने वो केसेस जो हैं सुने भी हैं, बहुत सारी बाय इलेक्शंस हुई भी हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा एक जो सिस्टम है वो सही चल रहा है, हमारे इदारे सही काम कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं ना। अब जिस तरह मुझे जब मैं डी सीट हुई थी तब तो इन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी कि बड़ा जबरदस्त इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है। जो अब खुद जब हार जाते हैं कहीं से रोना पिटना डाल देते हैं तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हिम्मत हौसला दिखाना चाहिए, सिस्टम के साथ चलने की कोशिश करें। जाहिर है हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अभी इतनी पुरानी नहीं है, हमारे काफी हचकोले खाए हैं डेमोक्रेसी ने, लेकिन पिछले आप 15-20 साल से देख लें हमारी जमहूरी हुकूमतें जो है वो चल रही हैं, जिस भी तरीके से चल रही हैं। कोई यहाँ पे मार्शल लॉ तो नहीं है ना, तो क्यों फिर आप खामखा सारी बात जो है जाके तो आप अपनी नाकामियों का मलबा और अपनी बैड गवर्नेंस का मलबा जो है वो उठा के तो एस्टैब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। राइट मैडम। इसार राना साहब, अब जो बात उस्मा साहिबा ने कही मैं आपकी तरफ लेकर आऊंगा कि सिस्टम के साथ चलें, कोई मार्शल लॉ तो नहीं है पाकिस्तान में। सर हमने तारीख में ये वर्ड सुने हैं कि इलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन नहीं चाहिए, ये आरओ का इलेक्शन है, ये इस इलेक्शन में 13 पंचर लगे। आपकी नज़र में आज पाकिस्तानी जब ये दिल में हाथ रख के कहते हैं कि मुझे बेहतर इलेक्शंस चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, जिसको वोट दूं उसको वोट निकले, और जब बिलावल साहब कहते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में वैसे इलेक्शन होंगे जैसे पूरे पाकिस्तान में होते हैं, तो ये कैसी खबर है आपके लिए? सैड न्यूज़ है कि नहीं है सर? नहीं, लेकिन इस पे बिलावल भुट्टो को तो एतराज नहीं होना चाहिए ना। बिलावल भुट्टो एतराज नहीं है, पाकिस्तान के एतराज नहीं है, पाकिस्तान के जी एतराज नहीं है उनको। उनकी एक स्टेटमेंट है, जब सवाल पूछा गया कि क्या साफ शफाफ इंतखाबात होंगे तो वो कहते हैं वैसे ही होंगे। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूँ कि ना बिलावल भुट्टो को ना शहबाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन पे कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अगर इलेक्शन उस तरह हो गए जिस तरह आवाम चाहती है तो ये तो दोनों आ ही नहीं सकते इख्तिदार में, तो इन्हें किस चीज का इख्तिदार मतलब इस पे एतराज हो सकता है। हाँ, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना वो बेचारे वो कहते हैं ना कि वो मैं कुछ कहना चाहता भी हूं और कह नहीं पाता, उफल्ला मजबूर है, उफल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है, चुप रह भी नहीं सकते, मजबूर है उफल्ला, कुछ कह भी नहीं सकते। उन्हें ये साफ नजर आ रहा है कि इस बार इलेक्शन पाकिस्तान की तर्ज के कश्मीर में होंगे और उसके बेनिफिशियरी वो नहीं होंगे, उसका बेनिफिशियरी कोई और होगा। उसका बेनिफिशियरी वही होगा जो गिलगित बल्तिस्तान में अचानक एक क्या नाम है बंजर कोख से 4 बच्चे जन्म ले लेते हैं ना, वो बेनिफिशियरी हो जाएगा। सो बिलावल भुट्टो साहब की ये जो दबी दबी उफल्ला वाली चीखें हैं वो तो मुझे समझ आ रही हैं। बाकी रह गए इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो इलेक्शन रिफॉर्म्स भाई जो लोग इस मुल्क में जिन्हें पता है कि अगर रिफॉर्म्स हो गई तो उनको शायद 18 सीटें भी ना मिले, वो क्यों इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे या इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे? उन्हें क्या जरूरत पड़ी है कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स कराते फिरें? उन्हें तो इसी तरह के सिस्टम सूट करते हैं जिसके अंदर उन्हें कुछ प्लस माइनस का, हाँ रिफॉर्म्स के लिए काम किया लोगों ने, वो गाड़ी की डिग्गियों में बैठ के गए और जाके उन्होंने रिफॉर्म्स पे काम किया कि सब कुछ होना चाहिए, बस आवाम के मैंडेट की इज्जत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने दूसरी छड़ो, संदूकड़ी में कोई कुछ भी डाले, निकलना चाहिए हमारा। तो रिफॉर्म्स ही कराई ना उन्होंने अपने लिए, और क्या कराई? जिसके बाद वो बुल्ले के लूट रहे, मजे लूट रहे, ठीक है ना, अंग अंग बीच मस्ती बन के नचे तेरा प्यार, तो लूट ला मौज बहार लूट रहे हैं वो। तो बात यह कि अगर इस तरह के इलेक्शन करा के आपने क्या खर्च लिया? क्या आजाद कश्मीर में इस वक्त पुरअमन फिजा है? क्या पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपी में कोई पुरअमन फिजा है? नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जब आप अवामी नुमाइंदों को हटा के ऐसे लोगों को बिठा देंगे जिनका ग्रास रूट लेवल पे अवाम से कोई ताल्लुक नहीं होगा, तो उन्होंने क्या खिदमत करनी है कि अवाम की, या उन्होंने क्या अवाम के लिए काम करना है?
लोग भूखे मर रहे हों, आपके तैयारों के, आपकी BMW सीरीज के, आपके जनाबेली मेंटेनेंस के नाम पे, आप अपने जजेस के लिए गाड़ियों के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए खर्चते रहे। आपको पता है कि ना अवाम ने हमें वोट दिया, ना अवाम हमसे पूछ सकती है, ना हमें अवाम की जरूरत है, ना अगली दफा हमने अवाम की वजह से आना है। हमने जिनकी वजह से आना है उनकी वजह से आना है। मौलाना साहब, ये जो मलबा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या लग रही है सर भाई? मौलाना साहब का देखें, मौलाना साहब के जो इखलाकी कहानी है ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे KPK की हुकूमत ऑफर हुई, मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मैं यूं इखलाकियात में ये वो। तो जो इजाफी सीटें जो लेके बैठे हुए PTI की, वो वापस क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि ये मुझे गलत दी गई है, ये तो जिसकी जमात की है उसको दें? क्यों लेके बैठे हुए? MMA के नाम पे जो हुकूमत बनाई स्टैब्लिशमेंट ने, और मौलाना फजलुर रहमान उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी थे, फिर बाद में बाकी जमातों को उन्होंने किक आउट किया, तो तब इखलाकियात कहाँ थे? तब इखलाकियात कहाँ थे जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद आ रही थी, और वो कॉल उनके कि मुझे बुला के जनरल बाजवा ने कहा बाकी लोगों को कि ये अदम एतमाद आनी है। या बता दें कि चले किसके कहने पे इमरान खान के दौर में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, और किसके कहने पे लॉन्ग मार्च खत्म करके वापस आ गए थे? बता दें कुछ किसी चीज का। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो और इसार भाई एक सवाल और आपसे पूछना है, इसार भाई एक और सवाल जरूरी बनता है यहाँ पे। जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं तो एक पॉइंट बड़ा रेज किया जाता है, हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं होना चाहिए था, कवानीन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज साहिबा भी जा रही हैं जलसे के लिए, तो यकीनन हुकूमती मशीनरी भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस दफा ये वाला जुमला यूज नहीं हो रहा सर, क्यों? कौन करेगा? कौन? आपने जिनने ये जुमला इस्तेमाल करना था उन्होंने तो कख नहीं छड्या तुसी। ओके, वो बेचारों को तो अपनी पड़ी हुई है, वो कोई स्ट्रीट मूवमेंट के नाम पे भागता फिर रहा है, कोई अपने असासे बचाने के नाम पे भागता फिर रहा है, कोई अपनी फाइलों को देख के खौफजदा हुआ हुआ है, कोई अपनी नाअहली को देख के चुप करके बैठा हुआ है। उन्होंने खे बोलना है। मैंने ये 4 जुमले बोले, इन 4 जुमलों में PTI की औकात है सारी, मैं आपको बता दूं इतनी औकात है। कुछ की फाइलें उनको दिखा दी गई, तुम्हारी औकात ये है, कुछ की नाअहलियां उनको दिखा दी गई कि अगर तुम बोले तो ये तैयार पड़ा हुआ है, केस व्हाट्सएप पे है, अभी तुम्हें तो क्लियर हो जाएगा। कुछ अपने असासे छुपाते फिर रहे, कुछ ने पैसे इतने इकट्ठे कर लिए कि अब उन्हें जरूरत ही नहीं है ये आवाजें बुलंद करने की। तो PTI तो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुकी। हाँ, इमरान खान की एक आवाज, तवाना आवाज जेल में मौजूद है, वो नहीं खत्म हो सकती। और जब तक वो खत्म नहीं हो सकती तो आप ये समझिए कि PTI अपनी पूरी ताकत के साथ जिंदा है, क्योंकि PTI इमरान खान और उसके साथ जुड़े हुए अवाम का नाम है। लेकिन अपोजिशन तो खत्म हो गई है पाकिस्तान में, कोई अपोजिशन ही नहीं है। जो अपोजिशन है उनको अपनी मराहत, अपने मजहब चटखारे के पीछे पड़े हुए, उन्हें क्या जरूरत पड़ी है किसी चीज की भी? और वो आपके सामने नजर आ रहा है। KP में जिस तरह का हाल किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह का हाल किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून जीत रही थी आजाद कश्मीर में, आज उन्हें सबसे बड़ा डेंट पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आज जब नवाज शरीफ साहब खिताब करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह इतने सब्ज कदम है, वो जहां जाके खिताब फरमाते वहां से हट जाते हैं, चाहे वो लाहौर हो, वो गिलगित हो या आजाद कश्मीर। ओके सर, तैमूर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, बिलावल साहब की स्टेटमेंट की। आपको लगता है कि सर पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है, मैच्योर हो रही है, या फिर हम 1947 वाली सिचुएशन में ही खड़े हैं? योर ओपिनियन तैमूर टालपुर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जतोई साहब। मैं समझता हूँ कि ये ख्वाहिश ज़रूर हर इस पाकिस्तानी की है कि वो अपने वोट का जो है असल हक वो अदा कर सके, अपनी चॉइस ला सके। पर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि तकरीबन जितनी भी इलेक्शंस हुई हैं, कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो तकरीबन हर इलेक्शन में ही नुकसान हुआ है। हर इलेक्शन में ही हमें उन ताकतों ने जो है इलेक्शन के दौरान फेयर एंड फ्री ग्राउंड देने के बजाय हमें अपोज किया है। पर मैं समझता हूँ, ये उम्मीद रखता हूँ कि जो अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का ख्वाब है वो पूरा होगा, और ज़रूर होगा। और मैं समझता हूँ जो करते धरते हैं वो भी ये चीज़ देखेंगे और समझेंगे कि अवाम को उनका हक मिलना चाहिए, उनको अपना प्राइम मिनिस्टर ज़रूर ढूंढना चाहिए। तो ये हमारी ख्वाहिशात तो ज़रूर हैं,
पर जतोई साहब अब ये तो वक्त बताएगा कि ये Right. ख्वाहिशात चैनल साहब की और हमारी पूरी होती है या नहीं होती है। प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इंटरनेशनल सिचुएशन की जो कंटिन्यूसली सीरियस होती जा रही है, और अगर मैं समझता हूँ कि यमन और सऊदी अरब के हालात मजीद कशीदा हुए तो इसराइल का बड़ा ख्वाब कि मुसलमान से लड़ पड़े वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस वक्त भी वो ख्वाब तकरीबन तो पूरा हो ही रहा है, लेकिन ये जंग जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आज हम 3 दिनों के बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल देख रहे हैं। हुकूमत का बड़ा एहसान, 35 पैसे फी लीटर पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। पूरी कौम ने शुक्राने की तकरीबन 100 रकात नफिल अदा की है, क्योंकि इतनी बड़ी कमी और हमें क्या चाहिए था। लेकिन जिस तरह ये जंग आगे बढ़ रही है, लग यही रहा है हालात मजीद खराब होंगे। इसी पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। पहला सवाल पूछूंगा तैमूर टालपुर साहब आपसे। आपकी नज़र में इसराइल का एक ख्वाब है, एक ख्वाब तो वर्ल्ड कप के फाइनल में उसका टूट गया जब अर्जेंटीना हारा, लेकिन उसका एक और ख्वाब है जिसकी वजह से वो जंगें फैला रहा है कि मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा सके। और इस वक्त सऊदी अरब और यमन की सिचुएशन एस्केलेट हो रही है। रेड सी का रास्ता सऊदी अरब का एक्सपोर्ट करने का तेल बंद कर रहे हैं हुथीज़। हम जानते हैं कि अमेरिका के अंदर ऐलान किया गया है कि उनके फौजी कितने मरे हैं, कितने ज़ख्मी हैं, और फिर कनाडा के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया गया है। पाकिस्तान में आज तीसरे दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल हुआ है। इससे भी हमें एहसास हो रहा है आगे बढ़ रही है, हालात मजीद खतरनाक हो सकते हैं। तैमूर टालपुर साहब, इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर आपकी राय, आपको क्या लगता है कि जंग ज़्यादा चलेगी? सीज़ फायर के जो 10 दिन के सीज़ फायर की जो बात हो रही है उस पर अमल दरामद होगा? योर ओपिनियन ऑन द सिचुएशन टालपुर साहब। देखिए जी, ये तो एक बड़ी दुख की बात है कि एक जब पीस डील हो गई, इतने बड़े पैमाने पर सारी दुनिया ने उस पीस डील को एग्जिबिट किया, उसमें पाकिस्तान ने मेन किरदार अदा किया, और पर अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा वक्त चल ना सकी। और मैं समझता हूँ कि ना ही इस टाइम पर ये ताकत है यूएस के पास जंग लड़ने की, और ईरान के पास भी वो ताकत नहीं है, पर वो हिम्मत, वो जज्बा ज़रूर है जो हमें नज़र आ रहा है कि वो डरने को तैयार नहीं है, अपना हक लेने को तैयार हैं। और आपने बात की कि दूसरे ममालिक को जो है, मुसलमान ममालिक को आपस में लड़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ये बहुत ही दुख की बात है, तफ्तीश की बात है। क्योंकि एक तो ये दुख होता है कि एक मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला कर रहा है, पर साथ में उससे ज़्यादा दुख ये होता है कि एक मुसलमान मुल्क इस्तेमाल हो रहा है अपने ही एक और ब्रादर इस्लामी मुल्क के ऊपर हमला करने के लिए। उनकी बेसेस, उनकी जगह इस्तेमाल हो रही है। तो ये दोनों बड़ी अफसोसज़दा सिचुएशंस हैं। अब मेन जो इशू आता है वो हर्मस का आता है, बिकॉज वंस दैट इज क्लोज तो वो फिर कोई एक मुल्क नहीं, फिर पूरी दुनिया के मसले मसाइल बढ़ते हैं। पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी तो हर चीज़ को वो अफेक्ट करेगी। बड़े हम खुश थे, बीच में प्राइसेस गिरी, और आज मेरे खास तौर पाकिस्तान पूरा परेशान है क्योंकि फिर वो प्राइसेस बढ़ गई हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर और जब तक ये जंग की सिचुएशन वापस कंट्रोल में नहीं आती, जंग बंदी नहीं होती, जिस सीज फायर की बात हो रही है वो नहीं आता, तो ये मसले मसाइल बढ़ते रहेंगे और अनफॉर्चुनेटली और कीमतें बढ़ेंगी। अल्लाह रहम करे। इसार राना साहब, योर ओपिनियन ऑन द सिचुएशन सर। देखिए, ये जो अभी तालपुर भाई ने जुमला कहा ना कि मुसलमान ममालिक को लड़ाया जा रहा है, तो मुसलमान ममालिक को छोड़ने का के वो दूध पीते हुए बच्चे हैं कि उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि जो ऊपर बैठे हुए यहूद व नसरा हैं वो किस तरह से मुसलमानों को आपस में तफरीक कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं यूनाइट हो जाते? सऊदी अरब हिम्मत करे ना, और कुवैत हिम्मत करे, बहरीन हिम्मत करे, यूएई का तो चलो छोड़ दें, वो तो इसराइल की गोद में जाके बैठ गए। इसराइल ने उसको अपने मुकम्मल तौर पे क्या नाम है वो ले लिया गोद में। लेकिन बाकी मुसलमान ममालिक जो हैं वो हिम्मत करें, अमेरिका को कहें अपना सामान उठाओ यहाँ से और निकलो, तुम्हारी वजह से हमारे जो है ना ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, ईरान हम पे हमला कर रहे हैं। वो कह नहीं सकते क्योंकि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा, मर के वफा जाते। दूसरी बात सॉरी, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, जो मेरे सहाफती कैलकुलेशन है, कल को ये अल्लाह ना करे मेरा ये तजज़िया सही साबित हो कि पाकिस्तान और ईरान आमने सामने खड़े हुए, अल्लाह रहम करे। क्योंकि मुझे जो मेरी प्लस माइनस करके मैं चीजों को कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में यही ताकतें पाकिस्तान को ईरान के सामने खड़ा करती। हम सऊदी अरब के कस्टोडियन है, हम कुवैत के साथ भी उनका दिफाई मुआहदा करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये होगा कि उन पे जो हमला करेगा हम रोकेंगे। तो अगर हम रोकेंगे ईरान को तो हम तो आमने सामने खड़े हो गए। पेट्रोल हमारे वहां पे महंगा हो दुनिया में, वहीं से पेट्रोल भारत भी खरीदेगा, सब बांग्लादेश भी खरीदेगा, लेकिन चूंकि हमारा पेट्रोल बहुत ज्यादा मुतबर्रिक होता है
तो वो ज्यादा महंगा हो जाएगा। हिंदुओं का पेट्रोल सस्ता रहता है, ठीक है ना। दुनिया में कहीं कोई जंग हो, पेट्रोल हमारा महंगा होना होता है। तो भाई हमने कमाया भी कुछ नहीं इस लड़ाई में। राइट सर। और पंचायती जो है उसकी जान खुद, अब मैं किसी उससे नहीं कह रहा, मुझे नजर आ रहा है कि ऐसा होना है। यही सबसे बड़ी अमेरिका की और ऊपर बैठे हुए की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और ईरान जो है ना आमने सामने खड़े हो जाएं। और वो मुझे रोड मैप साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जो ऊपर हमारे बैठे हुए थिंक टैंक्स हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि किस तरह हमें जंग में इन्वॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, जो इसार साहब बात कर रहे हैं वो अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड दिस इज द वर्स्ट केस सिनेरियो ही इज टॉकिंग अबाउट। उस्मा साहिबा, योर मैडम ओपिनियन ऑन दिस सिचुएशन। कला, आपने जो पहले सवाल पूछा था ना कि ये सैड सिचुएशन है कि नहीं, असल में ये जो सिचुएशन है ना जिसकी अब हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा सैड सिचुएशन कोई और हो नहीं सकती। क्योंकि ये वो सिचुएशन है जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी एट लार्ज जो है वो इस वक्त शदीद खतरात का सामना कर रही है। आपको पता है कि हमारे पास एक ही प्लैनेट है और वो प्लैनेट अर्थ है। वो हमने शेयर करना है सबके साथ। हमारे पास कोई दूसरा प्लैनेट तो है नहीं जहां हम जाके रह सकते हैं। अब ये इंटरकनेक्टिविटी इतनी शदीद हो गई है कि जब एक वक़ुआ होता है एक दुनिया के हिस्से में, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है, कोई बचता नहीं है उससे। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो अब शुरू हो गया है डिबैकल बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, ये इससे पूरी दुनिया मुतासिर हुई है। जितना एनर्जी क्राइसिस वेस्ट में आया है इसकी वजह से, मेरे ख्याल में 5 साल में कभी इस तरह से इन्होंने क्राइसिस नहीं देखा। और अब तो उनके बॉडी बैग्स जाने शुरू हो गए वापस वहां पे। तो जब बॉडी बैग्स जाने शुरू होते हैं तो फिर जो अवाम जो पहले ही एहतजाज कर रही है, पहले ही सड़कों पे वहां पे निकली हुई है, तो वो तो फिर मत मार देते हैं अपनी हुकूमतों के कि आप वो उनको समझ नहीं आती है कि हमारा उधर क्या काम है, क्यों हमारे एक और दुनिया के हिस्से में जो है वो बॉडी बैग्स वहां से हमारे अमेरिका में वापस आ रहे हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि ट्रम्प साहब के लिए भी कोई आसान बात नहीं है। और सबसे बड़ा जो इस वक्त कल्प्रिट है वो इजराइल है, क्योंकि ये जेडी वैंस ने कई, आपने मुतअद्दिद बार मैंने उनको सुना है पीछे 1-2 हफ्ते में कि आप अमेरिकन पॉलिसीज के क्यों खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आपके पास खुद तो ताकत नहीं है लड़ने की, आपके पास जो ताकत आती है वो अमेरिका की सपोर्ट से आती है। तो आप मेहरबानी करके सैबोटाज ना किया करें ये पीस एफर्ट्स। तो ये इजराइल जो है, मतलब इससे बड़ी एक अफसोसनाक बात क्या है कि मुसलमान से अब लड़ रहे हैं। क्या करें, क्योंकि ईरान जो है वो जो हमारे अड्डे बने हुए हैं, अमेरिकन अड्डे बने हुए हैं या बेसिस बने हुए हैं, जाहिर है उन्होंने उनको टारगेट करना है। जब उनको वहां से अमेरिका और इजराइल की तरफ से वो अटैक आता है, और अब जो आपने रेड सी की और यमन की और सऊदी अरेबिया का ये कॉन्फ्लिक्ट है वो और शदीद इस चीज को कर देगा। तो ये दुनिया में किसी के लिए भी इसमें कोई खुशखबरी नहीं है, इसमें सिवाय इसकी कि तबाही है और बर्बादी है और कुछ नहीं है। क्योंकि इस वक्त आधी से ज्यादा दुनिया तो न्यूक्लियर है, और आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर का तो ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना कोई और रहेगा। वो तो उसकी तो ये सिचुएशन है। तो इसलिए बहुत अशद जरूरी है कि वो जो सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया था, उसी की तरफ वापस मुड़ा जाए। और ये जितने भी सारे जो शामिल हैं लोग, उनको वापस टेबल पे लाया जाए और डी एस्केलेट किया जाए। ब्रेक का वक्त आ गया मैडम। इस दुनिया में सर्वाइवल इस तरह से नहीं हो सकता। आई कम्प्लीटली एग्री। एंड इनफैक्ट मेरा दिल सबसे ज्यादा उस्मा साहिबा उस वक्त रोता है जब मैं रोज खबर देखता हूँ कि आज फिर गजा पे मिसाइल, आज फिर गजा पे अटैक, आज फिर गजा में बच्चे शहीद, आज फिर गजा में डॉक्टर शहीद, आज फिर गजा में सहाफ़ी शहीद। मैं सोचता हूँ 2 अरब मुसलमान, 9 मिलियन 90 लाख यहूदी, 20 लाख फ़लस्तीनियों को बचा नहीं सके हम नस्ल कुशी से। गजा में जो जेनोसाइड हुआ, यूएस पाकिस्तान की मैशत अपने पैरों पे कब खड़ी होगी? सवाल तो सब पूछते हैं, जवाब किसी के पास नहीं है। बुलंदबांग दावे हुक्मरान करते हैं लेकिन अमलन हमें कुछ नजर नहीं आता। स्टील मिल 2015 से बंद, तनख्वाहें जा रही हैं, बिजली का बिल जा रहा है। पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे खसारे में हैं, IMF लिख कर दे चुका है इनको बंद करो, हम बंद नहीं कर पाते हैं। 1-2 को बंद करके हमने बड़ा तीर मार लिया है। 208 की लिस्ट थी, इस लिस्ट में सबसे टॉप पे नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी का। पाकिस्तान के हाईवेज जो मोस्टली आपको पंजाब में ज़्यादातर नज़र आते हैं, थोड़ा ऐसा कि PK में भी नज़र आ जाते हैं, लेकिन सिंध में तो आपको मालूम है मोटरवे कोई है नहीं, बलूचिस्तान में भी नहीं है। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो हर जगह है।
हर जगह से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। कुछ 200-300 अरब का सालाना खसारा है इस इदारे का। और अब ताज़ा खबर आई है, डॉक्टर दिनेश कुमार साहब ने कायमा कमेटी से जो वीडियो बयान दिया है उससे मालूम पड़ता है हमें कि NHA के अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं। अब बाबुओं का जिक्र तो हमारे सियासतदान करते आए हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को बाबू कहते हैं और बताते हैं कि उनकी वजह से मुल्क तबाही के दहाने पर है, उनका बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्हीं बाबुओं का जिक्र डॉक्टर दिनेश कुमार भी कर रहे हैं कि NHA के अफसरान जिनकी पोस्टिंग बलूचिस्तान में है वो इस्लामाबाद में बैठते हैं, वहीं से काम करते हैं, वहीं से तनख्वाह उठाते हैं और बलूचिस्तान में काम करने के इजाफी 25% तनख्वाह भी लेते हैं, हार्ड स्टेट सैलरी जिसे कहा जाता है। जिनकी खुजदार ड्यूटीज़ हैं वो कराची बैठे रहते हैं, खुजदार जाते नहीं हैं। और बलूचिस्तान की शाहरा हाईवे को खूनी शाहरा कहा जाता है, वहाँ एक्सीडेंट्स इतने होते हैं। ऑब्वियसली अफसरान अगर इस्लामाबाद में बैठ के काम करेंगे और कराची में बैठ के काम करेंगे और ड्यूटीज़ पे जाएंगे नहीं, कोई उनको चेक करने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, तो फिर वो डाकू ही होंगे ना बलूचिस्तान के हाईवेज के ऊपर। वहीं तो गोलियां चल के बेचारे शहरी मारे जाएंगे और हमारे अफसरान और हमारे फौजी जवान जाते हैं वहाँ मुकाबला करने, लेकिन ये वाले बाबू नहीं जाते हैं। मैं तैमूर टालपुर साहब के से शुरू इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि वो कबायली इलाकों को ज़्यादा समझते हैं, वो जानते हैं कि लैंडस्केप क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। टालपुर साहब, ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बहुत बड़ा इदारा, 200-300 अरब का नुकसान साल का, इनके ऑफिसर्स ड्यूटी पे बलूचिस्तान में जाते ही नहीं हैं, वहाँ पे फिर खूनी शाहरा भी है। आपकी नज़र में क्या ये जुल्म नहीं है पाकिस्तानी टैक्स पेयर के साथ? टालपुर साहब। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। जो जिनकी ड्यूटी है उन्हें बिल्कुल अदा करनी चाहिए, पर वहाँ के अगर आप डायनामिक्स देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, जिन्होंने अपनी नौकरियाँ छोड़ दी हैं। वो बलूचिस्तान के उन इलाकों में जाना खुदकुशी के बराबर समझते हैं। तो एक तरह तो वो लोग होंगे जो अपनी ड्यूटीज पे नहीं जा रहे, ड्यूटी चोर हैं, पर वहाँ पर मैं समझता हूँ ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी जिंदगियां दाव पे लगाना नहीं चाहते। तो यू विल हैव टू टेक बोथ दीज मैटर्स इनटू कंसिडरेशन। जहाँ तक बात है आपके खसारे की, वो कुछ छुपा हुआ किसी तो है नहीं। NHA के जो काम है वो हमारे सामने है। आजकल तो वैसे भी तकरीबन NHA अपना जो काम है वो आगे दे देता है सेकंड पार्टीज को ठेके पर। तो ज़्यादा जो है वो ठेकेदारी चल रही है मेरे ख्याल से, बजाय उनके अपने जो काम है उनको वो देख सके, वो आगे इन कामों को भेज देते हैं। टालपुर साहब, आपने बलूचिस्तान के कशीदा हालात का तो जिक्र किया है, लेकिन आपने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वहाँ पर आप ही की हुकूमत है, आप ही की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर बुगटी साहब भी हैं, जिनको लोग हाइब्रिड चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं क्योंकि वो निगरान हुकूमत से सेलेक्ट होकर चीफ मिनिस्टर की सिलेक्शन पे आए थे। तो डोंट यू थिंक कि पीपल्स पार्टी का एक बड़ा फेलियर है बलूचिस्तान में? देखिए कि पीपल्स पार्टी की बात नहीं है। बलूचिस्तान में अभी अनफॉर्चुनेटली सिर्फ वो इलाके हैं जहाँ पर आपकी क्वेटा कैंटोनमेंट हो गई, या ऐसे चंद इलाके जहाँ पे हुकूमत का प्रॉपर कंट्रोल है, वरना वहाँ पे जो सिचुएशन है वो बहुत आउट ऑफ हैंड हो गई है। बिल्कुल ठीक। उज़मा कारदार साहिबा, मैडम, आपका ओपिनियन, हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस वाइट एलिफेंट्स? और एंड ऑफ कोर्स बलूचिस्तान के ऊपर ही बात कीजिएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और फेडरल हुकूमत ने एक पूरी लिस्ट बनाई थी जो इस तरह के SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके डिसबैंड किया जा रहा था। अगर यहाँ पे नेशनल हाईवे वालों की ये सिचुएशन है तो इसको भी रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई क्यों अब PIA को किया है ना वहाँ पे प्राइवेटाइज, तो इसी तरह से इस इदारे का भी कुछ सोचा जाए कि इसका क्या करना है। बाकी ये है कि देखें, ये पाकिस्तान जो है ना वो बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल दुश्मनों का सामना कर रहा है, एक 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना कर रहा है। ये सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है ना, जो भारत, उसको ना आप भूलें, ये कलभूषण को आप ना भूलें। बलूचिस्तान में जितनी बदअमनी है उसके पीछे भारत का हाथ है, और ये जो BLA है और ये जो TTP है और ये अवामी लीग है, ये इनकी प्रॉक्सीज हैं। तो हमने हैसियत कौम इकट्ठे होके मिलके, तो हमने अपने इदारों के पीछे खड़े होके इनसे लड़ना है। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा कारदार साहिबा, आई एम आउट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर टालपुर से वक्त के लिए, बड़ी मेहरबानी सर। प्रोग्राम के आखिर में मैं यही कहूँगा कि कोई शक नहीं कि हमारा दुश्मन ख़तरनाक भी है, डरपोक भी है, बेवकूफ़ भी है, और वो कहीं से भी कभी भी हम पे हमला कर रहा है, प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए में नुकसान पहुँचाना चाह रहे हैं। लेकिन हम अपने दुश्मन को अगर अपनी कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। हमें अपनी कमज़ोरियों को ख़त्म करना होगा, हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, हमें आवाम की आवाज़ को सुनना होगा, हक़ को हक़, बातिल को बातिल
कहना होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।